नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोवियत संघ के विघटन के परिणाम और शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली कुछ वीडियो में दो ध्रुवता के बारे में बता चुका था और जो हमारी दूसरी महाशक्ति यानी सोवियत संघ था उसके बारे में एक बेसिक जानकारी दे चुका था। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मूल्यवान साबित होने वाली है, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो सीबीएसई इसको बहुत तरीक़ों से आपके सामने क्वेश्चन को रख सकती है। जैसे कि मैं दो तीन क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ, या सीबीएसई आपसे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम पूछ लेगी, या आपसे क्वेश्चन आएगा कि शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन से परिवर्तन आए, या शीत युद्ध के बाद क्या हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछती है, लेकिन सबका आंसर लगभग एक तरीके से ही होगा। तो काफ़ी मूल्यवान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो मैं आपको बता चुका था लास्ट वीडियो में कि जैसा कि 1990 में यानी 25 दिसंबर 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। वैसे तो औपचारिक रूप से जो विघटन हुआ था वो 25 दिसंबर 1991 में हुआ था, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर कर सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करी। लेकिन फिर भी जो सोवियत संघ का विघटन जो था वो 1990 के बाद शुरू हो चुका था। उसके बाद जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उससे विश्व राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन आए और उन्हीं परिवर्तनों की चर्चा हम करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है शीत युद्ध की समाप्ति। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबसे बड़ा पॉइंट यही है हमारा। आपको पता होगा जब दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चल रहा था तो सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम यह निकला कि शीत युद्ध का अंत हो चुका था। लगभग 45 से 50 सालों के बीच दो महाशक्तियाँ आपस में अप्रत्यक्ष रूप से जो उनकी लड़ाई चल रही थी, जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। लेकिन 1990 में जब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध की समाप्ति का संकट भी समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, नए देशों का उदय। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब 1990 में सोवियत संघ टूटा तो उसके साथ सोवियत संघ टूटने के साथ जो 15 गणराज्य से मिलकर जो सोवियत संघ बना था, अब वो भी अलग हो चुके थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1990 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन और हंगरी, पोलैंड जैसे देश जो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे वो सभी देश अब स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे। ठीक है। उसके बाद विश्व में शक्ति संबंध बदले, यानी इसका अर्थ ये होता है कि अब विभिन्न देशों को वैश्विक स्तर पर अब शक्ति संबंध बदलने लगे और विभिन्न देशों को अपनी विदेश पॉलिसी यानी विदेश नीति को भी बदलना पड़ा। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो भारत का है। स्वयं भारत को हमने देखा कि 1945 से लेकर यानी शीत युद्ध के दौरान भारत का जो अधिकतर जो झुकाव जो था वो सोवियत संघ के प्रति था। लेकिन जैसे जैसे शीत युद्ध विघटित होता गया या सोवियत संघ का विघटन होता चला गया तो भारत ने अपने संबंध अमेरिका के साथ सुधारना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत भी उस समय एक नए दौर से गुजर रहा था। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हथियारों की होड़ समाप्त होना। जी दोस्तों, ये पॉइंट भी बहुत मूल्यवान पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के साथ एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, वो थी हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ से अभिप्राय ये था कि दोनों महाशक्तियाँ विभिन्न गुटों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती थी और उन्होंने हथियारों को विकसित करना शुरू कर दिया। लेकिन 1990 में जब एक महाशक्ति का विघटन हो चुका था तो खुद ब खुद हथियारों की होड़ भी उसके साथ ही समाप्त हो चुकी थी और अमेरिका एकल महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद पांचवा पॉइंट, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब अमेरिका का जो एक सपना था या जो शीत युद्ध का जो मुख्य कारण था कि दुनिया में एक वर्चस्व स्थापित करना या एकल महाशक्ति बनना, तो जब शीत युद्ध का पतन हो चुका था या सोवियत संघ का विघटन हो चुका था तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका एक प्रमुख देश के रूप में उभरा। उसके बाद छठा पॉइंट, वैश्विक संस्थाओं का महत्व बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1945 में जैसे ही यूएनओ का निर्माण हुआ था उसके साथ वैश्विक स्तर पर यूएनओ के साथ और भी संस्थाएं थी, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये जो संस्थाएं जो बनाई गई थी वो असल में इनका उद्देश्य
वैश्विक कार्यों के लिए था, लेकिन 1945 से लेकर 1991 तक इन संस्थाओं ने कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाई थी, क्योंकि ये सभी संस्थाएं बड़े देशों और दोनों महाशक्तियों के अंडर में काम करती थी। लेकिन जैसे ही वैश्विक शीत युद्ध का पतन हुआ तो ये संस्था भी लगभग स्वतंत्र हो चुकी थी और अब इन संस्थाओं ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका शुरू करी। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध केवल शक्ति और संघर्ष नहीं था, उसके साथ साथ वह एक विचारधारा की भी लड़ाई थी, क्योंकि शीत युद्ध जो चला था वो विचारधारा को लेकर ही चला था। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, शीत युद्ध के दौरान दो विचारधाराएं प्रमुख थी, पहली पूंजीवाद, दूसरी समाजवाद। पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाला अमेरिका था और समाजवाद को सपोर्ट करने वाला यूएसएसआर था। अब जैसे ही यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हो चुका था तो खुद ब खुद पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रमुख व्यवस्था के रूप में उभरी और इसके बाद विभिन्न देशों ने अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें एक उदाहरण भारत भी है। हालांकि भारत ने मिश्रित मॉडल को अपनाया, लेकिन आज भी भारत का जो अधिकतर जो मॉडल है उसका झुकाव अधिकतर पूंजीवाद की तरफ है। उसके बाद 8वां पॉइंट, दो ध्रुवता का अंत। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा टला रहा। यानी दोस्तों वैसे तो आपको ये 5-6 पॉइंट ही बहुत है, लेकिन मैंने आपको 9 पॉइंट बताया है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई अब इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद तो अब हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉक थेरेपी भी आपका बहुत मूल्यवान क्वेश्चन है। सीबीएसई इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर देती है, एक तो सोवियत संघ का विघटन और दूसरा शॉक थेरेपी। बहुत ही मूल्यवान क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। मैंने आपको बताया था अभी तक कि 1917 में रूसी क्रांति के बाद समाजवाद यानी सोवियत संघ का उदय हुआ था। उसके बाद 1945 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ अमेरिका के साथ शीत युद्ध लड़ता रहा और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। अब जब इतना कुछ, तो अब हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता चुका था कि जैसे ही 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो जो पूर्व सोवियत संघ के देश थे जैसे कि रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों ने एक मॉडल अपनाया जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा निर्देशित था। यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इसे बनाया था। यह मॉडल पूंजीवाद से समाजवाद की ओर समाजवाद से पूंजीवाद की ओर एक मॉडल था। आपको ध्यान रखना है, शॉक थेरेपी समाजवाद से पूंजीवाद की ओर एक मॉडल था। ठीक है ना। तो इस मॉडल में क्या क्या परिवर्तन हुए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मॉडल में मैंने क्या बताया, समाजवाद से पूंजीवाद। तो अब सोवियत संघ में से शॉक थेरेपी से रूस, मध्य एशिया के देशों में क्या क्या परिवर्तन किए मैं आपको बताता हूँ। समाजवाद से पूंजीवाद, सामूहिक फर्मों से निजी फर्मों में, यानी फर्म का मतलब यहाँ पर होता है फैक्ट्रियों से या उद्योगों से। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ रूस, मध्य एशिया देशों में थी वो फैक्ट्री अब सब निजी हाथों में दे दी गई। सार्वजनिक संपत्ति से निजी संपत्ति, यानी सोवियत संघ के जो देश थे पहले सार्वजनिक संपत्ति को महत्व देते थे, लेकिन अब जो संपत्ति कर दी गई वो निजी संपत्ति को दिया गया बढ़ावा। बंद व्यापार से खुला या मुक्त व्यापार। दोस्तों बंद व्यापार का मेरा अर्थ यहाँ पर यह है कि सोवियत संघ पहले विघटन से पहले जो व्यापार जो था वो सोवियत के भीतर ही करता था और सभी चीज़ों का उत्पादन सोवियत संघ के भीतर ही करता था। लेकिन इस व्यवस्था के बाद या शॉक थेरेपी के बाद सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। और जो लास्ट पॉइंट है, पश्चिम से संबंध बनाए। तो शॉक थेरेपी के बाद जैसे जब बड़े बड़े परिवर्तन आए तो उसके बाद सोवियत संघ के पूर्वी देशों ने अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों से भी गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या शॉक थेरेपी का जो परिणाम जो रहा वो सोवियत संघ के हित में रहा या उसके विपरीत रहा। तो दोस्तों आपको एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि सोवियत संघ के जितने भी परिणाम निकले वो सब नकारात्मक परिणाम थे। ठीक है, कोई भी पॉइंट इसका सकारात्मक का नहीं है अकॉर्डिंग टू बुक। तो आपको बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो मैं आपको सोवियत संघ के परिणाम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं आप,
तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाना। दोस्तों इसका अर्थ है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को अपनाया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था बची कुची अर्थव्यवस्था थी वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी। चरमराने का मतलब यह है कि बहुत बेकार उसकी स्थिति हो चुकी थी। ऐसा किन कारणों से हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब शॉक थेरेपी मॉडल अपनाया गया तो उस समय सोवियत संघ ने जो अपने बड़े बड़े उद्योग थे वो छोटे मोटे दामों में आम लोगों को बेच दिए। इसलिए इस मॉडल को या शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ, आप दोस्त सोचो, आप कल्पना कीजिए कि मान लो आपके पास मशीनें हैं काम करने के लिए, लेकिन आपके पास कच्चा माल नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सोचिए कि जब आपके पास मशीनें होंगी लेकिन कच्चा माल नहीं होगा, क्या आप उत्पादन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से सोवियत संघ में भी हुआ। लोगों के पास मशीनें थी यानी उद्योग थे, लेकिन उनके पास कच्चा माल नहीं था, क्योंकि कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। लेकिन सोवियत संघ के लोगों के पास उस समय पूंजी की बड़ी मात्रा में कमी थी, इसलिए उनके पास पूंजी का अभाव रहा और जो सामाजिक व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जो समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी वो लगभग टूट चुकी थी और जो लोगों को बेसिक चीज़ें थी, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरी करवाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। और इसी तरीके से काला बाजारी का उदय हुआ। जिन लोगों को छोटे मोटे दामों में उद्योगों को बेचा गया था, अब उन्हीं लोगों ने उद्योगों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो विदेशी भी हो सकते थे देशी भी हो सकते थे, उन लोगों को बेच दिया छोटे मोटे दामों में। इस तरीके से काला बाजारी का या माफिया वर्ग का उदय भी हुआ। उसके बाद बैंक दिवालिया हो गए। दोस्तों अब मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जो बैंकों की भी जमा पूंजी थी वो भी सब खत्म हो चुकी थी और इस तरीके से बैंक भी दिवालिया हो चुके थे। लोगों के पास नामात्र पूंजी बची थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब मुद्रास्फीति बढ़ी तो रूस की जो मुद्रा थी रूबल, आपको ध्यान रखना है रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल, मैंने लिखा भी है। रूस की मुद्रा रूबल में व्यापक स्तर पर गिरावट आई और उसका महत्व धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। उसके बाद आर्थिक खाई बढ़ी। इसका अर्थ होता है कि दोस्तों कि सोवियत संघ के अंदर जब पूंजीवाद को अपनाया गया धीरे धीरे, तो लोगों में असमानता का भाव पैदा हुआ और कुछ लोग और गरीब होते गए और कुछ लोग और ज़्यादा अमीर होते चले गए। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे यही 2 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। और आज के लिए इतना था। जय हिंद, जय भारत। मैं सोवियत संघ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे चुका था। मैंने आपको अंतिम वीडियो में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। पहला क्वेश्चन सोवियत संघ के विघटन के परिणाम और दूसरा क्वेश्चन शॉक थेरेपी और उसके परिणाम। आप उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब सोवियत संघ विघटन पर था तो उस समय सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ सुधार करने के प्रयास किए ताकि सोवियत संघ विघटित ना हो, लेकिन अफसोस ये दोनों सुधार असफल रहे। तो इसी तरीके से आपसे एक सीबीएसई एक प्रश्न करती है कि 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव ने किन 2 सुधारों को किया। तो पहले मैं आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट बता देता हूँ जो आपके 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसा कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। ध्यान रखना दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। और आपको याद रखना है ये सोवियत संघ के अंतिम महासचिव थे। सोवियत संघ के अंतिम महासचिव थे और इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने विकसित सोवियत संघ में कुछ सुधार करने के प्रयास किए, लेकिन ये असफल रहे। तो सीबीएसई आपसे क्वेश्चन करता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के 2 सुधारों का वर्णन करें। तो 2 सुधार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला जो सुधार था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना और ग्लासनोस्त का होता है खुलापन। अब मिखाइल गोर्बाचेव किस
पेरेस्ट्रोइका की बात कर रहा है या खुलेपन की बात कर रहा है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब ध्यान से सुनिए। पेरेस्ट्रोइका इस सुधार के तहत राजनीतिक और आर्थिक ढांचों को सुधारना था, चुनाव व्यवस्था तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था। ठीक, जी हाँ दोस्तों। तो मिखाइल गोर्बाचेव का मानना था कि अब अगर सोवियत संघ को विघटन से बचाना है तो सोवियत संघ को अपने आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलना होगा। तो राजनीति के अंदर उनका प्रयास था कि वह लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देंगे और देश में चुनाव व्यवस्था को लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, पहले सोवियत संघ में ये चीज़ें नहीं थी, ना लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी थी और ना ही सोवियत संघ के अंदर चुनाव होते थे। लेकिन अब मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि अब एक नया दौर शुरू किया जाए जिसमें सोवियत संघ के भीतर चुनाव भी किए जाए और आर्थिक ढांचे का मतलब होता है कि अब जो सोवियत संघ जो था वो अपना आर्थिक ढांचा बदलना चाहता था। यानी अब सोवियत संघ का आर्थिक ढांचा कैसा था, मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ के जितने भी संसाधन थे वो राज्य के नियंत्रण में आते थे। यानी वो साम्यवादी थे, समाजवादी थे और निजी संपत्ति का विरोध करते थे। जबकि यहाँ पर उलट देखने को मिलता हमें, मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि अब संपत्ति जो हो वो लोगों की निजी हो। वो इस पुनर्रचना की बात कर रहे थे। उसके बाद ग्लासनोस्ट में खुलेपन, यानी वो इन सुधारों के तहत लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता देना चाहते थे। तो लगभग इन चीज़ों की वो बात कर रहे थे। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का ढांचा बदलने आए थे ताकि वह विकसित सोवियत संघ को विघटन होने से बचा सके। अगर आपको मैंने इन सुधारों को पॉइंटों में विभाजित किया है, आप देखिए। जैसा कि आर्थिक सुधार में गोर्बाचेव ने आर्थिक खुलापन तथा पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया। राजनीतिक सुधार में मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों से संबंध बनाना शुरू किया और लोकतांत्रिक सुधार में सोवियत संघ ने लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी और चुनाव व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव इन सुधारों के माध्यम से सोवियत संघ के अंदर एक बहुत व्यापक स्तर पर बड़ा चेंज लाना चाहते थे, लेकिन वह इन सुधारों में असफल रहे। आपको ध्यान रखना होगा, वो इनमें से किसी भी प्रयास को या सुधार को सफल नहीं कर पाए, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्होंने इनका व्यापक स्तर पर विरोध किया और यह सुधार मात्र सुधार ही रह गए। और फाइनली 1991 25 दिसंबर को सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, अगर आपसे सीबीएसई मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार के बारे में बात करें तो आपको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में ही चर्चा करनी है और उन सुधारों के भीतर आपको राजनीतिक और आर्थिक लोकतांत्रिक सुधारों का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार में बाध्य असफल क्यों। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका सीबीएसई से कि मिखाइल गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य क्यों हुए या मिखाइल गोर्बाचेव सुधार के लिए असफल क्यों हुए थे। मैं आपको बता चुका था ऐसी बहुत सारी वजह थी उस समय जिसकी वजह से जो सुधार थे वो असफल रहे। जैसा कि पहला पॉइंट, गोर्बाचेव ने जो सुधार किए वह सभी असफल रहे क्योंकि नौकरशाही का प्रभाव अधिक था और पार्टी के जो नेता थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, उन्होंने इन सुधारों का विरोध किया। उसके बाद हथियारों की होड़, भ्रष्टाचार का अधिक होना, येल्त्सिन का तख्ता पलट वगैरह वगैरह, ये सभी पॉइंटों के माध्यम से आप स्पष्ट कर देना। वैसे इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर चर्चा करने के लिए थोड़ा सा समझा दिया है। इसके बाद हमारा अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो अब दोस्तों हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्या बोलते हैं अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी 2019 के फर्स्ट टर्म में 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट टर्म में आया था, आपको ध्यान रखना है। बोर्ड में भी कभी कभी आ सकता है, आप अच्छे से इसको समझ लेना। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन है भारत और सोवियत संघ के संबंध। तो अब संबंधों पर क्वेश्चन आया दोस्तों। अभी आप पॉलिटिकल साइंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो संबंधों से संबंधित है, जैसे भारत अमेरिका संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत चाइना संबंध वगैरह वगैरह, सभी के साथ संबंधों की चर्चा
की गई है। तो संबंधों को पढ़ना सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इतना टफ नहीं होता। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जब भी आप किसी भी देश के बारे में संबंध के बारे में पढ़े तो आपको 4 पॉइंटों को ध्यान रखना होता है। पहला आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, और तीसरा और चौथा पॉइंट सांस्कृतिक तथा सैनिक संबंध। आप हमेशा किसी भी देश के साथ जब संबंध की बात करें तो इन पॉइंटों के माध्यम से उन्हें एक्सप्लेन कर देना। लेकिन आज इस वीडियो में हम फिलहाल सोवियत और भारत के संबंध पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो हमारा जो अधिक जो झुकाव जो था वो समाजवाद यानी सोवियत संघ के प्रति था। क्योंकि आपको मैं बता दूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी एक मार्क्सिस्ट और एक मार्क्सवादी और एक समाजवादी देश, तो नेहरू एक मार्क्सवादी और एक समाजवादी थे, इसलिए भारत का जो ज़्यादा झुकाव रहा वो समाजवाद की ओर ही रहा। हालांकि 1990 में हमने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, तो ये आगे की बात है, मैं आपसे आगे ही डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं आपको सोवियत और भारत के संबंध बता देता हूँ। आपको एक बात ध्यान रखने पहले कि भारत और सोवियत संघ के संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छा है, उम्मीद करता है आगे भी अच्छे रहेंगे। तो आर्थिक संबंध, जैसे सोवियत संघ ने बोकारो, विशाखापट्टनम, भिलाई इन कारखानों में काफ़ी निवेश किया सोवियत संघ ने, और भारतीय रुपये को भी महत्व दिया था। आर्थिक संबंध में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि आर्थिक में किन चीज़ों का पॉइंट आएगा, निवेश, व्यापार इत्यादि के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक संबंध में आप जैसे कश्मीर मामले में सोवियत संघ ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है। आज भी रूस जो सोवियत संघ का एक उत्तराधिकारी है आज के संदर्भ में, हमेशा भारत का जो पक्ष है वो लिया है कश्मीर मामले में। अब पाकिस्तान का नहीं, भारत का पक्ष, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसको हमें जानना होगा। क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने भारत का पक्ष नहीं लिया था, लेकिन आज हमारी पॉलिसी के तहत हमारे जो संबंध है वो यूएसएसआर के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। और कश्मीर मामले पे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देश हमारा साथ देते हैं। युद्ध में भारत की सहायता, आपको ध्यान रखना होगा 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध जो पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था, इन दोनों ही युद्धों में सोवियत संघ ने हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों से भारत की मदद करी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात साबित हुई। उसके बाद राजनीतिक यात्राएं, यानी उस समय सोवियत देशों के नेताओं की और भारत के नेताओं की यात्राएं चलती रही, और आज भी ऐसी कई यात्राएं के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद सैन्य संबंध में भारत को तकनीकी सहायता, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ तकनीकी मामले में अमेरिका से दूसरे नंबर पर आता था। तो भारत को जो सोवियत संघ ने तकनीकी सहायता दी या युद्ध में हथियार दिए, 1971 की मैत्री संधि, आपको ध्यान रखना होगा कि भारत और सोवियत संघ की 1971 में एक संधि हुई थी जिसे मैत्री संधि के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि भारत और सोवियत संघ की यह संधि महत्वपूर्ण क्यों है और ये संधि क्यों की गई थी, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद सांस्कृतिक संबंध में, जैसे कि बहुत सारी हिंदी फिल्में सोवियत संघ में लोकप्रिय थी और संस्कृति का आदान प्रदान इत्यादि के बारे में आप हमेशा लिख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बुक में पढ़ सकते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। तो जितना था मैं आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में हम 3rd चैप्टर के साथ मिलेंगे। और आज के लिए इतना था। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। सॉरी दोस्तों, एक बात कहना भूल गया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।